हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा जो लेक्चर है वह ट्रिपैनोसोमा पर है। जनरली ये कह सकते हैं कॉमन पैरासाइट होता है, कॉमन ब्लड का पैरासाइट होता है। तो इसी पर जो है हमारा आज का लेक्चर बेस्ड है। तो हम देखते हैं ट्रिपैनोसोमा को। पहले ट्रिपैनोसोमा के बारे में ही समझ लेते हैं। ट्रिपैनोसोमा मीन्स क्या होता है। ट्रिपैनोसोमा जनरली 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। ट्रिपैनोन मीन्स होता है ऑगर, मीन्स कह सकते हैं ऑगर मीन्स कह सकते हैं कोई भी बोरर आर्टिकल हो जिसके द्वारा कह सकते हैं कोई होल बनाया जा सके, कोई छिद्र बनाया जा सके, या कोई कह सकते हैं ड्रिल हो सकता है या बोरर आर्टिकल हो सकता है। तो ये ऑगर जनरली वही होता है जिसके द्वारा हम कोई होल बना सकें, कोई छिद्र बना सकें। एंड सोमा मीन्स बॉडी होता है, कोई भी काय कह सकते हैं संरचना होती है। तो जनरली इसी को हम ट्रिपैनोसोमा के नाम से जानते हैं। हम ट्रिपैनोसोमा अभी आपको बता रहे हैं एक कॉमन ब्लड पैरासाइट होता है, कॉमन कह सकते हैं वर्टिब्रेट ब्लड पैरासाइट होता है। साथ साथ कह सकते हैं ये एंडोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट होने के साथ साथ कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर की अगर बात की जाती है तो थोड़ा सा हम पैरासाइट पर ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं एक्टोपैरासाइट की। एक्टोपैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जो हमारे बॉडी की सरफेस पर पाए जाते हैं। कोई भी पैरासाइट जो हमारे बॉडी पर अटैच हो जाए, बॉडी सरफेस पर अटैच हो जाए और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेता रहे, तो उस पैरासाइट को हम जनरली एक्टोपैरासाइट के नाम से जानते हैं। और उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल अगर आपको बताना चाहें तो आप लीच का नाम सुने होंगे, जोंक का नाम सुने होंगे, जो एक एक्टोपैरासाइट है, ब्लड को फीड करता है। तो कह सकते हैं वो हमारे बॉडी सरफेस से जाके अटैच हो जाता है, या जितने भी जनरली वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके बॉडी सरफेस से, मोस्टली मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, उनके सरफेस से, बॉडी सरफेस से जाके अटैच हो जाता है और वहाँ से ब्लड को सक करता रहता है। आप मॉस्कीटो को देखे होंगे, फीमेल मॉस्कीटो भी कह सकते हैं एक ब्लड पैरासाइट है, ब्लड को फीड करता है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं ब्लड को सक करता रहता है। तो ये सब एक्टोपैरासाइट हैं जो के बारे में आप जानते ही हैं। तो अब हम बात कर रहे थे अभी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट की। पैरासाइट एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट, देखिए इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, ये भी जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर जनरली 2 टाइप से होते हैं। जब पैरासाइट विद इन द सेल होता है, मीन्स सेल के अंदर होता है, तब हम ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। इंट्रा सेलुलर पैरासाइट मीन्स विद इन द सेल। और जब पैरासाइट आउट ऑफ द सेल होता है, मीन्स सेल के बाहर होता है, तब हम ऐसे पैरासाइट को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ट्रिपैनोसोमा की, तो ट्रिपैनोसोमा एक कह सकते हैं कॉमन ब्लड पैरासाइट तो है ही, कॉमन ब्लड पैरासाइट कह सकते हैं तो है ही, साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट है, मीन्स किसी सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, सेल के कह सकते हैं आउट ऑफ द सेल। जैसे ये हम बात कर रहे हैं ब्लड का पैरासाइट है, तो ये किसी सेल के अंदर, आरबीसी के अंदर या डब्ल्यूबीसी के अंदर नहीं पाया जाएगा, मीन्स ये प्लाज्मा में पाया जाएगा, तो आउट ऑफ द सेल होगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट के नाम से जानते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा कुछ इसमें बताने से पहले हम चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इसके सिस्टमेटिक पोजीशन पर। सिस्टमेटिक पोजीशन थोड़ा सा देखेंगे। देखिए सिस्टमेटिक पोजीशन, इसको फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। फाइलम प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा। प्रोटोजोन जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स के होते हैं, इतना तो आइडिया होगा ही। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप के हम इनको देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है इसका सब फाइलम सार्कोमैस्टिकोफोरा। सार्कोमैस्टिकोफोरा इसका फाइलम है। तो सार्कोमैस्टिकोफोरा में ऐसे एनिमल्स रखे गए हैं जनरली जिनका लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो होता है, जो चलन अंग होता है, वो या तो स्यूडोपोडिया होता है या फिर फ्लैजेला होता है। स्यूडोपोडिया होता है या फिर फ्लैजेला होता है, और बोथ, या फिर दोनों हो सकता है। मीन्स कह सकते हैं सब फाइलम सार्कोमैस्टिकोफोरा में ऐसे एनिमल को प्लेस किया गया है जिनका लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स क्या है, हमने बताया स्यूडोपोडिया, आरवर, फ्लैजेला, आरवर, बोथ। इसके बाद हम देखते हैं सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा। सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा, अभी देखिए यहाँ पर दोनों था, स्यूडोपोडिया और कह सकते हैं फ्लैजेला, लेकिन मैस्टिकोफोरा से ये कन्फर्म हो गया जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स है वो क्या है, फ्लैजेला है। मैस्टिकोफोरा को हम फ्लैजिलेटा भी बोलते हैं, या कह सकते हैं फ्लैजिलेटा कह सकते हैं, मीन्स ऐसे एनिमल्स जिसमें फ्लैजेला पाया जाएगा। तो ये कह सकते हैं इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स होगा वो क्या होगा, फ्लैजेला होगा।
अगला हम देखते हैं क्लास जू मैस्टिकोफोरा, जू मैस्टिकोफोरिया। इस कंडीशन में देखते हैं, अब देखिए यहीं से ये जू आ गया, इसका मतलब ये है अगर जू मैस्टिकोफोरिया तो ये ऐसा एनिमल होगा जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजेला होगा। अदरवाइज यहाँ पर फाइटोमैस्टिकोफोरिया भी हो सकता था। अगर ये फाइटोमैस्टिकोफोरिया होता तो मीन्स ऐसा कह सकते हैं प्लांट टिश्यू होता या एनिमल होता जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता, फ्लैजेला होता। तो अगर फाइटोमैस्टिकोफोरिया होता तो कह सकते हैं प्लांट के केसेस की बात हो जाती है। यहाँ पर एनिमल की बात हो रही है तो ये ज्यूमैस्टिकोफोरिया है, मीन्स इसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, फ्लैजेला है। नेक्स्ट इसका ऑर्डर हम देख लेते हैं। ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा है। ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा कह सकते हैं। अब काइनेटोप्लास्टिडा को जानने से पहले हम काइनेटोप्लास्ट को ही जान लेते हैं। मीन्स कह सकते हैं काइनेटोप्लास्टिडा जिसमें काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, वैसे ऐसे इस टाइप के एनिमल को हम जनरली काइनेटोप्लास्टिडा में प्लेस करते हैं या रखते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि काइनेटोप्लास्ट होता क्या है। काइनेटोप्लास्ट कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑलरेडी डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए भी ऐसा भी होता है, कह सकते हैं वो डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिकल या डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया, कह सकते हैं डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसी को कह सकते हैं काइनेटोप्लास्टिडा कहा जाता है, उसी ऑर्डर में रखा गया है काइनेटोप्लास्टिडा में। तो अभी देखेंगे हम काइनेटोप्लास्ट का रोल क्या होता है, काइनेटोप्लास्ट का रोल आगे देखने वाले हैं हम। इसका जो जीनस है वो ट्रिपैनोसोमा है। ट्रिपैनोसोमा कह सकते हैं, इसी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं ट्रिपैनोसोमा की। इसकी जिस स्पीशीज की स्टडी करने वाले हैं वो है गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, इसी की स्टडी करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं ट्रिपैनोसोमा। यहाँ पर बात की जा रही है, हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिक मीन्स आप समझ सकते हैं मेनी फॉर्म्स। किसी भी एनिमल का अगर कह सकते हैं बहुत सारे फॉर्म्स पाए जाते हों, बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हों या बहुत सारे रूप पाए जाते हों, तो उस प्रकार के एनिमल को हम पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। मीन्स बहुरूपिया आप कह सकते हैं, बहुत सारा रूप पाया जाता है जिस एनिमल में, उसको हम पॉलीमॉर्फिक बोलते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा की बहुत सारी फॉर्म्स में कह सकते हैं जनरली 4 फॉर्म्स कह सकते हैं रिकॉग्नाइज की गई हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट एंड कोर्स टेकन बाय फ्लैजेलम। हम देखते हैं जो पोजीशन होता है ब्लीफेरोप्लास्ट का, काइनेटोप्लास्ट का एंड कोर्स टेकन बाय फ्लैजेलम के आधार पर ही इसको कह सकते हैं 4 फॉर्म्स में जो है कैटेगराइज किया गया है, या 4 फॉर्म्स में जो है इसकी 4 फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसका जो सबसे पहला फॉर्म है वो है लीशमानियल फॉर्म। लीशमानियल फॉर्म जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, लीशमानियल जो फॉर्म होता है, लीशमानियल फॉर्म वो कह सकते हैं राउंडेड होता है और सर्कुलर होता है, राउंडेड होता है, सर्कुलर होता है, और कह सकते हैं इसके पास एक इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। राउंडेड है और सर्कुलर है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और कह सकते हैं न्यूक्लियस के एंटीरियर डायरेक्शन में काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और ब्लीफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। काइनेटोप्लास्ट जैसा कि हमने बताया कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोड्यूस किया गया डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम काइनेटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है वो अननोन है। बात करते हैं ब्लीफेरोप्लास्ट की। ब्लीफेरोप्लास्ट क्या होता है, ये भी देखिए नई चीज़ आ गई। ब्लीफेरोप्लास्ट को हम बेसल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं। बेसल ग्रेन्यूल नाम आप सुन चुके होंगे थोड़ा बहुत। जो कह सकते हैं बेसल ग्रेन्यूल ऐसा ग्रेन्यूल होता है, ऐसा कण होता है जहाँ से फ्लैजेला की वर्जिन होती है, फ्लैजेला की उत्पत्ति होती है, उसको हम बेसल ब्लीफेरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। आर बार बेसल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं, आर बार काइनेटोसोम के नाम से जानते हैं। अलग अलग नामों से हम इसको जानते हैं। काइनेटोसोम कह सकते हैं आप, ब्लीफेरोप्लास्ट कह सकते हैं आप, उसको कह सकते हैं बेसल ग्रेन्यूल्स कह सकते हैं। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये है ब्लीफेरोप्लास्ट, और यहाँ से वर्जिन होती है फ्लैजेला की। आप इसमें एक शॉर्ट फ्लैजेलम भी देख रहे हैं, लिख कर शो नहीं किया गया है। ये जो शॉर्ट फ्लैजेलम होता है ये कह सकते हैं इसके साइटोप्लाज्म में ही इम्बेडेड होता है या साइटोप्लाज्म में ही धंसा हुआ होता है। तो इस कंडीशन को, ये जो आप फॉर्म्स देख रहे हैं ये जनरली लीशमानियल फॉर्म्स है। आर बार इसको एमास्टिगोट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, एमास्टिगोट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये है कह सकते हैं लीशमानियल फॉर्म।
इसकी जो सेकंड फॉर्म पाई जाती है, सेकंड फॉर्म में आप देखेंगे कह सकते हैं इसकी जो बॉडी होती है ये जनरली इलांगेटेड होती है। आप देख रहे हैं इलांगेटेड है। इलांगेटेड होने के साथ साथ एक लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है। इलांगेटेड होने के साथ साथ लार्ज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। और देखेंगे इसके एंटीरियर साइड में देखेंगे काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लीफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। साथ साथ एक शॉर्ट फ्लैजेलम फ्री होता है, शॉर्ट कह सकते हैं फ्री फ्लैजेलम पाया जाता है। एंटीरियर एंड पर आप देखेंगे शॉर्ट फ्री फ्लैजेलम प्रेजेंट है और कह सकते हैं काइनेटोप्लास्ट एंड ब्लीफेरोप्लास्ट एंटीरियर कह सकते हैं एंड पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कह सकते हैं इसका जो स्टेज होता है इसको हम जनरली लेप्टोमोनाइड स्टेज के नाम से जानते हैं, लेप्टोमोनाइड फॉर्म के नाम से जानते हैं, आर प्रोमास्टिगोट फॉर्म के नाम से जानते हैं। लेप्टोमोनाइड आर प्रोमास्टिगोट फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये भी इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके एंड पर देखेंगे काइनेटोप्लास्ट, ब्लीफेरोप्लास्ट एंड शॉर्ट फ्री फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका अगला फॉर्म जो पाया जाता है वो होता है क्रीथीडियल फॉर्म्स। क्रीथीडियल फॉर्म्स आर इपीमास्टिगोट फॉर्म्स। क्रीथीडियल फॉर्म आर इपीमास्टिगोट फॉर्म, इसका भी स्ट्रक्चर इसी से मिलता जुलता हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझने वाली बात है। देखिए ये भी इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सिर्फ काइनेटोप्लास्ट और ब्लीफेरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है वो इमीडिएटली एंटीरियर टू द न्यूक्लियस, एंटीरियर टू द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट तुरंत बाद काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट है, काइनेटोप्लास्ट के जस्ट तुरंत बाद आप देखेंगे ब्लीफेरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं ये जो फ्री फ्लैजेलम है, शॉर्ट फ्री फ्लैजेलम, ये इसकी बॉडी से, इसकी आउटर कवरिंग से या कह सकते हैं पेलिकस से अटैच होता हुआ एंटीरियर डायरेक्शन में जा रहा है और एंटीरियर डायरेक्शन से आगे बढ़ता हुआ फ्री हो जाता है, फ्री फ्लैजेलम होता है। और साथ साथ कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो भी पुअरली डेवलप्ड होता है। मीन्स आप कह सकते हैं ये जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है ये कह सकते हैं इनकंस्पिक्यूअस होती है क्रीथीडियल फॉर्म में। क्रीथीडियल फॉर्म में जो कह सकते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है वो लेस डेवलप्ड होती है, स्मॉल होती है, पुअर होती है। तो इसको हम क्रीथीडियल फॉर्म बोलते हैं, आर इपीमास्टिगोट फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसका नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्म जो रिकॉग्नाइज किया गया है इसको हम ट्रिपैनोसोमिड के नाम से जानते हैं। ट्रिपैनोसोमिड आर ट्रिपोमास्टिगोट फॉर्म के नाम से जानते हैं। ट्रिपैनोसोमिड आर ट्रिपोमास्टिगोट फॉर्म के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए क्या खास बात होती है, ये भी इसका भी शेप आप देख रहे हैं लगभग मिलता जुलता हुआ इसी के जैसा नज़र आ रहा है। इसका भी शेप कैसा होता है, इलांगेटेड होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साथ साथ कह सकते हैं पोस्टीरियर डायरेक्शन में ब्लीफेरोप्लास्ट एंड काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर एंड पर प्रेजेंट होते हैं। और जो ब्लीफेरोप्लास्ट होता है यहाँ से फ्लैजेला ओरिजिनेट होता है और इसकी बॉडी के कह सकते हैं कॉन्वेक्स साइड से फ्लैजेला कह सकते हैं पूरी बॉडी से अटैच होता हुआ एंटीरियर डायरेक्शन में जाके फ्री हो जाता है और यहाँ पर वेल डेवलप्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है। वेल डेवलप्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कह सकते हैं ये जो ट्रिपैनोसोमिड स्टेज होता है या ट्रिपैनोसोमिड जो फॉर्म पाया जाता है इसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसके 4 फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसकी लाइफ साइकिल की अगर हम स्टडी करेंगे तो लाइफ साइकिल में देखेंगे ये जो सारी फॉर्म्स आपको बताई गई हैं इसकी किसी न किसी स्टेज को आप इसमें पाएंगे कि जो ट्रिपैनोसोमा होता है इसकी लाइफ साइकिल में आपको इसकी स्टेजेस मिलेंगी देखने को। तो ये तो कह सकते हैं इसके फॉर्म की बात हो गई, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स की बात हो गई। तो चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके कह सकते हैं इकोलॉजिकल डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं, इसके हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में जान लेते हैं। तो अब आगे जो है हम देखते हैं कि इकोलॉजिकल डिस्कवरी और इकोलॉजी डिस्कवरी को देख लेते हैं। कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज ह्यूमन पैरासाइट was first observed by Ford in 1901। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है ये ह्यूमन का पैरासाइट है, यह मानव का पैरासाइट है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था फोर्ड के द्वारा इन 1901। सर डेविड ब्रूस 1895 discovered that sleeping sickness
इज ट्रांसमिटेड बाई सीसी फ्लाई। सर डेविड ब्रूस ने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने 1895 में डिस्कवर किया कि जो स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ वो ट्रांसमिट किया जाता है किसके द्वारा, सीसी फ्लाई के द्वारा। एक कह सकते हैं इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है सीसी फ्लाई, जिसके द्वारा, जिसका कह सकते हैं जियोलॉजिकल नेम जो होता है ग्लोसाइना पैल्पेलिस होता है, इसके द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। कह सकते हैं ये वेक्टर होता है ट्रिपैनोसोमा का, यह इसका सेकेंडरी कह सकते हैं सेकेंडरी होस्ट होता है, और इसका जो प्राइमरी होस्ट है वुमैन है, सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई होती है, जिसका जियोलॉजिकल नेम ग्लोसाइना पैल्पेलिस होता है। इसके हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज कन्फाइंड मेनली टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, पर्टिकुलरली इन नाइजीरिया एंड कॉन्गो। देखिए ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है ये कह सकते हैं कन्फाइंड होता है, मेनली कन्फाइंड होता है, कह सकते हैं मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। अफ्रीका कह सकते हैं, अफ्रीका एक कंट्री है जिसके सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीकन का जो जोन होता है, जो एरिया होता है, वहाँ पाया जाता है। और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में भी कह सकते हैं, अगर पर्टिकुलरली बात की जाती है तो नाइजीरिया एंड कॉन्गो में, नाइजीरिया एंड कॉन्गो में ये मेनली कह सकते हैं पाया जाता है और वहीं पर सीमित होता है। इसीलिए इसके द्वारा काज की जाने वाली डिजीज को ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है। आर कह सकते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। नहीं तो कभी भी आप इंडियन स्लीपिंग सिकनेस का नाम नहीं सुने होंगे, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का ही नाम सुने होंगे, क्योंकि अब ये मेनली कन्फाइंड होता है, वहीं पर सीमित होता है सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटाट को, इसके साथ साथ शेप, साइज एक्सेट्रा के हैबिट एंड हैबिटाट की देखते हैं। इसका स्वभाव कैसा होता है और इसका वासस्थान कहाँ होता है, मीन्स कहाँ पाया जाता है। आपको पता है ये पैरासाइट है, तो पैरासाइट है, किसका पैरासाइट है, ह्यूमन बीइंग का पैरासाइट है। ह्यूमन बीइंग इसका प्राइमरी होस्ट है। और अगर हम बात करते हैं इसके सेकेंडरी होस्ट की, तो सेकेंडरी होस्ट सीसी फ्लाई है, ग्लोसाइना पैल्पेलिस के नाम से जनरली जाना जाता है। तो ह्यूमन के बॉडी में वो कहाँ पाया जाता है पैरासाइट्स, तो हम इसको देख लेते हैं। हैबिट के बारे में आपको पहले से पता है, ये एक एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी है। अंतःपरजीवी होने के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, ब्लड में। देखते हैं द पैरासाइट लिव्स इन द ब्लड स्ट्रीम्स एंड इन द लिम्फ ग्लैंड्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इन अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज। हम डिजीज की अर्ली स्टेज की बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति को अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो जाता है, मीन्स स्टार्टिंग में अर्ली स्टेज की हम बात करते हैं, तो जो पैरासाइट होता है मीन्स ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। और ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होने के साथ साथ लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। किसके लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, वो भी कब, अर्ली स्टेज में। तो पैरासाइट जो होता है जनरली कह सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, साथ साथ लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। किसके लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। कह सकते हैं जो इन्फेक्टेड हो चुका होता है पर्सन, उसके लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। तो ये अर्ली स्टेज में होता है, ब्लड में होता है। लेकिन बाद में ये कहाँ पहुँच जाता है, लेटर इट इन्वाइट्स CSF ऑफ द CNS काजिंग फीवर, एनीमिया, लिथर्जी एंड डेथ। तो बाद में ये अटैक करता है कहाँ पर, CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका जो अटैक होता है बाद में कहाँ पर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पर होता है, जिसके कारण क्या होता है, काजिंग फीवर हो जाता है, व्यक्ति को बुखार हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, मीन्स ब्लड की कमी हो जाती है, लिथर्जी मीन्स व्यक्ति जो होता है, पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो सुस्त रहने लगता है, और इवेंचुअली डेथ, और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा ये जो पैरासाइट है इसका हैबिट कैसा है, वो कह सकते हैं एक एंडोपैरासाइट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट होता है, मीन्स आउट ऑफ द सेल पाया जाता है, ना RBC में होगा ना WBC में होगा, बल्कि कहाँ पाया जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है।
तो इस तरीके से कह सकते हैं ब्लड प्लाज्मा के अलावा कह सकते हैं लिम्फ ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है लिम्फ ग्लैंड के, तो अर्ली स्टेज में, जबकि लेटर बाद में देखेंगे तो ये कह सकते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होता है और जाके वहाँ पर कह सकते हैं डिजीज काज करता है, फीवर, एनीमिया, लेथर्जी एंड डेथ। तो इस प्रकार कह सकते हैं। और इसको ट्रांसमिट करने वाला जो इसका वेक्टर होता है, अभी आपको बताया गया वेक्टर, तो चीफ वेक्टर इसका कौन है, चीफ ट्रांसमिटर्स कौन है, वो है कह सकते हैं सीसी फ्लाई चीफ ट्रांसमीटर है, जिसको कह सकते हैं ग्लोसाइना पैल्पेलिस के नाम से जाना जाता है। चीफ ट्रांसमीटर मैन टू मैन कह सकते हैं, ये सीसी फ्लाई ट्रांसमिट करती है, ग्लोसाइना पैल्पेलिस ट्रांसमिट करती है ट्रपैनोसोम्स की। जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है जिसको मेटासाइक्लिक मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रपैनोसोमा। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल्स का एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करना, बाहर लक्षण की कह सकते हैं, बाहर से जो दिखाई देने वाला फॉर्म है उसके रूप की स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत कह सकते हैं हम लोग इसके शेप को जानेंगे, इसकी साइज को जानेंगे, शेप साइज, इसके साथ साथ कह सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम इसके शेप को ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मैटर हम ऐसे इस तरीके से कोर पॉइंट को नोट कर देते हैं ताकि चलते हाथों आप इसको समझते रहिए और अपनी कॉपी में नोट भी करते रहें, इसलिए थोड़ा सा शॉर्टकट लिख दिया जाता है मेन पॉइंट। तो चलिए हम देखते हैं इसका शेप कैसा होता है। शेप यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, माइक्रोस्कोपिक मीन्स ऐसा एनिमल होता है जिसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप देख नहीं सकते हैं, एंड कह सकते हैं इलॉन्गेटेड, लंबा होता है, लीफ लाइक कह सकते हैं पत्ती के जैसा होता है, लाइक ए लीफ, फ्लैट एंड, चपटा होता है, टैपरिंग बोथ एंड्स कह सकते हैं इसके जो बोथ एंड्स होते हैं, एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड, बोथ आर कह सकते हैं, टैपरिंग आर वर कह सकते हैं पतले हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, तो इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, टैपरिंग बोथ एंड्स या बॉडी एंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसका शेप होता है यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इलॉन्गेटेड होता है, लीफ लाइक होता है, पत्ती के जैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है, एंड टेपरिंग बोथ एंड्स, दोनों सिरे इसके जो होते हैं, दोनों किनारे जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं। तो ये इसकी शेप की बात हो गई ट्रपैनोसोमा की। अब हम बात करते हैं इसकी साइज की। इसकी साइज, इसकी माप कितनी होती है, इट मीजर्स 10 to 40 लेंथ होती है, 10 to 40 माइक्रॉन इन लेंथ एंड 2.5 to 10 माइक्रॉन इन विड्थ। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 40 माइक्रॉन की होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2.5 to 10 माइक्रॉन इन विड्थ। इसकी जो चौड़ाई होती है 2.5 से 10 माइक्रॉन की होती है। और सबसे मेन बात ये होती है कि हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे ये जान पाएंगे कि ये पैरासाइट का एंटीरियर एंड है और ये पैरासाइट का पोस्टीरियर एंड है। तो इसके लिए कह सकते हैं द एंटीरियर एंड विच मार्क्स द इमर्जेंस ऑफ फ्री फ्लैजेलम। एंटीरियर एंड को हम कैसे पहचान सकते हैं, एंटीरियर एंड को हम उसके फ्री फ्लैजेलम से, एक कह सकते हैं फ्री फ्लैजेला पाया जाएगा एंटीरियर एंड पर, उसको देखकर हम जान सकते हैं कि यह इसका एंटीरियर एंड है, इज पॉइंटेड, और वो एरिया जो होगा वो कैसा होगा, वो पॉइंटेड होगा। वाइल द पोस्टीरियर एंड इज ब्लंट, पोस्टीरियर जो एंड होता है वो ब्लंट होता है, कह सकते हैं नॉट शार्पली पॉइंटेड। तो हम चलिए अब इसको आसानी से फिगर में, डायग्राम में ही समझ सकते हैं। आप डायग्राम को ही देखेंगे, अभी आप थोड़ा सा फोकस करके समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर ट्रपैनोसोमा गैम्बियंस का कह सकते हैं जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसको शो किया गया है। हम इसको कह सकते हैं ट्रपैनोसोमा का जो स्ट्रक्चर है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप है, हम इसको ऐसे ही देख सकते हैं और इसके बारे में समझेंगे। चलिए हम देखते हैं इसके शेप के बारे में, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, इलांगेटेड है, लीफ लाइक, फ्लैटेंड है एंड कह सकते हैं टेपरिंग बॉडी एंड्स देख सकते हैं। इसका ये एरिया जो है थोड़ा कह सकते हैं दिखाया गया है, टेपरिंग है, पतला है, और ये जो पोस्टीरियर एंड है ये ब्लंट है। यहाँ पर देखिए फ्री फ्लैजेलम है,
फ्री फ्लैजेलम, फ्लैजेला फ्री है, इसको देखकर हम ऐसे ही जान सकते हैं ये इसका एंटीरियर एंड है। यहाँ वाला जो इसका पोस्टीरियर एंड है ये जनरली ब्लंट है, थोड़ा सा इससे मोटा है, तो हम इसको जान सकते हैं आर वार नॉट शार्पली पॉइंटेड है, तो हम इसको ऐसे देखकर जान सकते हैं कि ये इसका पोस्टीरियर एंड है। यहाँ पर देखते हैं हम सबसे बाहर की तरफ से कह सकते हैं स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं हम सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग को ही देख लेते हैं। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो पेलिकिल होती है। आउटर जो कवरिंग होती है और कह सकते हैं एक्सटर्नल एनवेलप को हम पेलिकिल के नाम से जानते हैं, जो कह सकते हैं थिन होती है, फर्म होती है, इलास्टिक होती है। थिन होती है मीन्स पतली होती है, फर्म होती है कह सकते हैं दृढ़ होती है, एंड इलास्टिक मीन्स लचीली होती है। ये कह सकते हैं ट्रिपैनोसोमा का जो एक्सटर्नल एनवेलप होता है आर वार कह सकते हैं इसका बाह्य जो आवरण होता है वो पेलिकिल होता है, जो थिक होता है, फर्म होता है, इलास्टिक होता है। इसके जस्ट कह सकते हैं जैसे हम अंदर की तरफ जाते हैं तो पेलिकिल के जस्ट अंदर की तरफ तो हमको इसका कह सकते हैं साइटोप्लाज्म नज़र आता है, और साइटोप्लाज्म जनरली कह सकते हैं नॉट शार्पली डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। ये कह सकते हैं एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में कह सकते हैं डिफरेंशिएट नहीं होता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तब भी ये हमको कह सकते हैं क्लियरली डिफरेंशिएट नज़र नहीं आता है कि ये इसका एक्टोप्लाज्म है, ये इसका एंडोप्लाज्म है। इसके साथ साथ पोस्टीरियर एंड पर हमको एक काइनेटोप्लास्ट मिल जाता है। काइनेटोप्लास्ट के बारे में अभी हम पहले जिक्र कर चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कह सकते हैं निर्माण किया जाने वाला एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कह सकते हैं कि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल हेलिकल डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ कह सकते हैं पोस्टीरियर एंड पर ही आप देखेंगे ब्लीफेरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ब्लीफेरोप्लास्ट को काइनेटोसोम के नाम से जानते हैं, और जो ब्लीफेरोप्लास्ट होता है इसको बेसल ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। बेसल ग्रेन्यूल से कह सकते हैं फ्लैजेला की वर्जिन होती है, और ये फ्लैजेला पोस्टीरियर एंड से अराइज होकर के पूरे बॉडी की लेंथ से कह सकते हैं कॉन्वेक्स डायरेक्शन से ये कह सकते हैं अटैच होते हुए एंटीरियर एंड पर जाके फ्लैजेला फ्री हो जाता है, और बॉडी की पेलिकिल से अटैच होने के कारण इसमें एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नज़र आता है। जब ये कह सकते हैं लोकोमोशन कर रहा होता है ट्रिपैनोसोमा, तो उस टाइम में कह सकते हैं जब फ्लैजेला में बीटिंग होती है तो ये कह सकते हैं फ्लैजेला थोड़ा पुल हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण एक फोर्स नज़र आता है, और वो जो फोर्स होता है उसी को हम अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अंडोलेटिंग मेम्ब्रेन कह सकते हैं और फ्लैजेला ये दोनों मिलकर जो है इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं इसके सेंटर में कह सकते हैं बॉडी के सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ कह सकते हैं इसके सेंटर में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, जिसको कैरियोसोम कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड फिलअप होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहेंगे। इसका जो एंडोप्लाज्म होता है, जनरली एंडोप्लाज्म नहीं है हम बल्कि साइटोप्लाज्म की ही बात करेंगे, क्योंकि ये शार्पली डिफरेंशिएटेड नहीं है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। तो हम इसको देखते हैं, इसमें रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्रेनुलर होता है इसका साइटोप्लाज्म। तो रिजर्व फूड मटेरियल कह सकते हैं इसमें पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, और इसके एंटीरियर एंड पर फ्री फ्लैजेलम होता है, बाकी ये अटैच्ड फ्लैजेलम होता है। तो कह सकते हैं ये इसका हम जनरल डायग्राम जो कह सकते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप है इसी को शो किए हैं। अदरवाइज अगर हम इसकी स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो हम देखेंगे सेल के अंदर जितने भी जनरली सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी बॉडी हो, चाहे कह सकते हैं ER हो, राइबोसोम्स हो, एक्सेट्रा, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसके पास कह सकते हैं एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो अनइवन होता है। इसके साथ साथ फ्लैजेला को हम देखेंगे। जो फ्लैजेला होता है इसमें कह सकते हैं फ्लैजेला में फ्लैजेलर सीथ पाया जाता है। इसका पेरिफेरी जो होता है उसी को हम फ्लैजेलर सीथ के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोफाइब्रिल्स कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो 9+2 अरेंजमेंट को कह सकते हैं 9+2 अरेंजमेंट शो करते हैं। मीन्स 2 सेंट्रल फाइबर प्रेजेंट होता है और 9 पेरिफेरल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। 9 पेरिफेरल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसी को जो है 9+2 अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, और ये जो है फ्लैजेला को बीट कराने में हेल्प करते हैं। जो इसके सेंटर में कह सकते हैं सेंट्रल फाइबर्स एंड पेरिफेरल फाइबर्स जो पाए जाते हैं प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला में। इसी के साथ साथ कह सकते हैं हम अब थोड़ा सा इसके फिजियोलॉजी को जान लेते हैं कि कैसे ये फीड करता होगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में कहीं पर ना तो इसके पास कोई माउथ है, ना ही कोई फीडिंग स्ट्रक्चर है। तो हम इसको देखते हैं
ये फीड कैसे करता होगा आपको पता ही, ये ब्लड का पैरासाइट है, ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं ये ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा न्यूट्रिशन करता है, ऑस्मोट्रॉफी के द्वारा। इसके अंदर कह सकते हैं ये अपने चारों तरफ कह सकते हैं सराउंडिंग मीडियम से या सराउंडिंग इन्वायरमेंट से बॉडी सरफेस के द्वारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस जनरली प्रोसेस को हम ऑस्मोट्रॉफी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीटरी एंड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो सब डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं, सराउंडिंग मीडियम में चले जाते हैं, और साथ साथ रेस्पायरेशन भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता रहता है। जो ऑक्सीजन होता है डिफ्यूज होकर कह सकते हैं बॉडी के अंदर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर बॉडी के बाहर चला आता है। आर बार कह सकते हैं एनारोबिक कंडीशन में एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है जिसके द्वारा ये एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये थोड़ा इसका जनरल मॉर्फोलॉजी है। अब हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में इसकी लाइफ साइकिल को, इसमें रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल की स्टडी करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।